हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब लास्ट वीडियोस में हमने इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स को सॉल्व किया था और इस एक्सरसाइज का बेसिक पार्ट। अब आपको पता है मैथ्स में अगर आप कोई भी चीज़ अच्छे से करना चाहते हो तो उस चैप्टर की या उस एक्सरसाइज का जो बेसिक पार्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब इस एक्सरसाइज का भी जो बेसिक पार्ट है उसमें हमने बेसिकली सबसे पहले ये सीखा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम बोलते किसको हैं, और ये आपको डेफिनेशन कहीं पर भी और नहीं मिलेगी। ये मेरी तरफ से एफर्ट्स थे ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि एक्चुअल में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। अब तभी आप पहचान पाओगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखते ही पहचान जाओगे कि उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की कोई पावर नहीं होनी चाहिए, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, और उसमें कोई भी नॉन अलजेब्रिक फंक्शन मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी बातों से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। इसको मैंने बेसिक्स वाली वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली दो तरह से होती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी मैंने आपको दो मैपिंग्स दी थी। अब इन मैपिंग्स की हेल्प से हम किसी भी क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो देखी है बहुत अच्छी बात है, अगर आपने ये नहीं देखी तो प्लीज़ ये बेसिक्स वाली वीडियो आप जरूर देख के आओ। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने ये वीडियो देखी है बहुत अच्छी बात है, एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा गया कि फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइजेज 1 to 12 फाइंड जनरल सोल्यूशन। मतलब 1 से लेकर 12 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी में हमें जनरल सोल्यूशन ही फाइंड करना है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी तो आपको पता है कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप कर रहे हैं, बट एग्जाम्स में आपको नहीं पता होगा कि आपको क्वेश्चन कहाँ से आया। तो इसलिए मैंने आपको हमेशा उसी तरह से करवाया कि पहले होमोजीनियस, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और लास्ट में वेरिएबल सेपरेशन। अब यहाँ पर 12 क्वेश्चन हैं, 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन dy/dx + 2y = sin x। अब फिर से आपको बताया कि चाहे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज है, हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, होमोजीनियस, क्योंकि हम एक्सरसाइज को उसी तरह से कर रहे हैं जिस तरह से हमें क्वेश्चंस को एग्जाम्स में सॉल्व करना है। तो आपको बताया कि यहाँ पर साइन एक्स है, ये किसी भी तरह से होमोजीनियस नहीं हो सकती, क्योंकि होमोजीनियस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके एंगल में अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा भी तो खास कंडीशन है कि एंगल में x/y या y/x होना चाहिए। अब वो नहीं है तो क्लियरली ये होमोजीनियस तो नहीं है। अब होमोजीनियस अगर नहीं है तो उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस बचती हैं, वेरिएबल सेपरेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको बताया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म है तो उसको चेक करना इजी है हमारे लिए, उसको भी हम मन में चेक कर सकते हैं। y है और dy/dx है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल उसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पर वैसे भी x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर है, मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की दूसरी टाइप तो नहीं हो सकती। आपको पता है दूसरी टाइप ये वाली है। जस्ट मैं आपको आपके लिए समझा रहा हूँ, आपको मन में पहले ही पता लग जाएगा कि ये वाली टाइप नहीं है, ये वाली टाइप है। तो इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, तो लिख देते हैं कंपेयर इट विद dy/dx plus py = q। we got p = y के साथ p है, y के साथ क्या है 2, एंड q = sin x। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ कि p और q क्या हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ x ओनली, तो यहाँ पर वही है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, आपको पता है राइट द वैल्यूज ऑफ p एंड q इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वही कैलकुलेट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आपको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, IF। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, e⁻p⁴dx। ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन तो कैलकुलेट करते हैं। नाउ e⁻p⁴dx, अब p कितना है हमारा 2, अब 2 एक कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख लो। अब 1 की इंटीग्रेशन कितनी होती है, x, तो 2x। अब यहाँ पर हम c नहीं लिखते, इसका रीज़न भी मैं आपको बेसिक्स वाली वीडियो में दे चुका हूँ, क्योंकि वो अल्टीमेटली बाद में जाके कट हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखते। तो विच इम्प्लाइज हमारी IF की वैल्यू कितनी आ गई, e⁻2x।
तभी मैं आपको बोलता हूँ कि आपको बेसिक्स वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए, तभी आपको पता लगेगा कि हम यहाँ पर सी क्यों लिखते हैं, तभी आपको पता लगेगा कि अगर यहाँ पर लॉग आएगा तो वहाँ पर हम मॉडुलस भी नहीं लिखते। तो इन छोटी छोटी बातों से ही आपकी जो टॉपिक में वो पकड़ है वो बनती है। अब देखो यहाँ पर लिखा गया है कि अगर हमने इंटीग्रल फैक्टर निकाल लिया, वी गॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो वही लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वी गॉट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, तो इन द फॉर्म ऑफ यहाँ में लिखा था वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब जस्ट मैं वैल्यूज़ को फिल करना है। वाई, अब आई एफ की वैल्यू आपके सामने है ई की पावर 2x। अब यहाँ पर क्यू कितना है हमारा साइन एक्स, अब यहाँ पर आई एफ कितना है ई की पावर 2x। तो अगर आपने मेरी एग्जाम्पल्स वाली वीडियो देखी है तो आपको पता है कि एग्जाम्पल नंबर 19 जो इस एक्सरसाइज की फर्स्ट एग्जाम्पल है और यहाँ पर एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम है, जस्ट माइनर चेंजेस है। चलो, अगर अभी आपको लग रहा होगा मैं आपको अभी रिमाइंड करवा दूंगा, ऐसा करो इसको आप नंबर 1 दे दो। ठीक है, अब देखो हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो ऐसा करो बिना सोचे समझे सबसे पहले हम मैपिंग के पास चलते हैं। अब हमारी मैपिंग क्या कहती है कि ये नॉन अलजेब्रिक है क्योंकि इसमें साइन और ई एक्स है। तो एंगल चेक करते हैं, x और 2x ये लीनियर फंक्शन है, क्या ये इंटीग्रेबल हो रहा है? नहीं, ऐसी कोई भी इंटीग्रेशन मुझे नहीं आती। देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। साइन का डेरिवेटिव ये नहीं बन रहा, e2x का डेरिवेटिव ये नहीं बन रहा, तो डेरिवेटिव से भी हमारी बात नहीं बन रही अभी तक। देन वी गो फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कर सकते हैं। अब बेसिकली ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर भी एक स्पेशल टाइप है। अब जिन बच्चों की इंटीग्रेशन में अच्छी पकड़ है उनको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जिनको थोड़ा बहुत मतलब कि इतनी क्लैरिटी नहीं है उनको आगे जाके पता लग जाएगा ये कौन सी स्पेशल टाइप है। अब आपको पता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और आइलेट हमारा क्या कहता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फर्स्ट है, ई बाद में है। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको मैं स्पेशल टाइप क्यों बोल रहा हूँ, आपको पता होगा कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है ई एक्स के साथ जब भी साइन एक्स आता है और ई एक्स के साथ जब भी कॉस एक्स आता है वो स्पेशल टाइप होती है। अब इसमें स्पेशल क्या है कि इसमें कभी भी साइकिल जो है वो ख़त्म नहीं होता। अभी आपको मेरी बात थोड़ी सी हो सकता है कि अजीब लगे, कईयों को समझ भी आ सकती है, बट आपको अभी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखो लेट, इसको ना आप आई नाम दे के इसको ऐसे लिख लो, साइन एक्स ई की पावर 2x dx। तो आई लेट लगाते हैं यहाँ पर। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मुझे इंटीग्रेशन करनी है e2x की माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ अगेन सेकंड फंक्शन और फिर जो भी आंसर आएगा उसकी होल की इंटीग्रेशन। तो करते हैं i इज इक्वल टू, अब देखो साइन एक्स तो एज इट इज़ लिख लो। ठीक है, अब देखो e की पावर 2x, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। अब वैसे मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो किसी भी फंक्शन के अंदर इस तरह से लीनियर फंक्शन हो तो उसको हम इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं कि उसका डेरिवेटिव से हमें डिवाइड करना पड़ता है। ये तभी पॉसिबल है जब मतलब कि ए एक्स प्लस बी जो है जो फंक्शन जो एंगल है वो लीनियर हो। अब आपको पता है कि ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कितना होता है ए। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप वैसे ही क्वेश्चन को लेंथी कर रहे हो। देखो ई एक्स की इंटीग्रेशन तो ई एक्स ही होती है, उनके मन में ये होगा। देखो ई एक्स की इंटीग्रेशन भी ई एक्स होती है। अगर हम यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव करें तो ये 1 ही आएगा, तो ई एक्स प्लस सी ही आएगा। तो बेसिकली ये कहानी है पीछे की जो मैंने आपको बताई है, क्योंकि e2x की इंटीग्रेशन भी इसी तरह से आएगी, e2x डिवाइड बाय इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव कितना है 2x का, मतलब 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा 2, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 प्लस सी। तो यहाँ पर मैं वही लिखने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको हमेशा उसके पीछे का प्रोसेस बताता हूँ कि उसके पीछे का प्रोसेस क्या है। ठीक है, अब माइनस, अब साइन का डेरिवेटिव आपको पता है cos x। अब e2x की अगेन इंटीग्रेशन e2x बाय 2 dx। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे। अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग भी गया होगा। देखो हम साइन से स्टार्ट किया था, हम cos में आ गए।
ठीक है। अब हम कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से साइन में चले जाएंगे, तो ये साइकिल कभी भी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको आई सपोज किया है। तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। साइन एक्स ई 2x/2। अब आपको पता है यहाँ पर फिर से हमें इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाना पड़ेगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, और आइलेट में टी पहले आता है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन। तो करते हैं, ऐसा करो इस 2 को ना बाहर निकाल लो 1/2। अब ब्रैकेट क्लोज कर लो कि यहाँ माइनस का साइन है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मुझे इंटीग्रेशन करनी है e2x dx की, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब cos x e2x की इंटीग्रेशन, फिर होल की इंटीग्रेशन, बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अगर इस 2 को साथ साथ रखें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो I = साइन एक्स e2x/2 माइनस 1/2 cos x। अब अभी मैंने आपको बताया कि e2x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, e2x/2 माइनस, अब आपको पता है cos x का डेरिवेटिव। अब मैं आपको फिर से वही बताऊंगा कि cos एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1। तो यहाँ पर कितना लिखूंगा, माइनस साइन x। अब बताने को तो मैं ही बता सकता हूँ कि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, बट कई बार क्या होता है यहाँ पर 2x होता है या 3x होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो e2x की अगेन इंटीग्रेशन e2x/2 dx। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ऐसा करो इस 2 को बाहर निकाल लो, फिर आपको पता लगेगा। तो हम वहीं पर पहुँच गए हैं जहाँ से हमने एक्चुअल में स्टार्ट किया था, माइनस 1/2 cos x e2x/2, ये माइनस माइनस प्लस, अब इस 2 को भी बाहर निकाल लो, साइन x e2x dx। तो अगर आप इसको इस टर्म को ध्यान से देखो तो हमने जो अपना क्वेश्चन है वो यहीं से स्टार्ट किया था। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, i की वैल्यू कितनी थी हमारी, साइन x e2x dx। तो वही यहाँ पर मैं फिल करने वाला हूँ। अब फिल करने से पहले ऐसा करते हैं, चलो एक बार फिल कर लेते हैं। I = साइन एक्स e2x/2 माइनस 1/2 cos x e2x/2 प्लस 1/2, यहाँ पर कितना आएगा I, जो मैंने आपको बताया था। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, साइन एक्स e2x/2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 cos x e2x, अगेन माइनस 1/4 I। अब ऐसा करो आई वाई टर्म्स को आप इकट्ठे कर लो, तो विच एम्प्लाइज I + 1/4 I = साइन एक्स e2x/2 माइनस 1/4 cos x e2x। ठीक है, ये e2x इसके साथ में है। तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। ये 4i प्लस i डिवाइड बाई 4 = अब ऐसा करो यहाँ से ना e2x को कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा, साइन x/2 माइनस cos x/4। अब यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, चलो बाद में लिखेंगे, ऐसा करो बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए, तो इसको ऐड कर लो, 5i/4 = e2x साइन x/2 माइनस cos x/4। अल्टीमेटली हमें i की वैल्यू को फाइंड करना है, क्योंकि i क्या था हमारा, वही इंटीग्रल साइन x e2x की इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ऐसा करो, इस 4/5 को भी आप उधर ले जाओ, तो 4/5 e2x साइन x/2 माइनस cos x/4। अब ऐसा करो, इस 4 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, e2x/5, तो 4 साइन x/2 माइनस 4 cos x/4। ठीक है, अब यहाँ पर आप प्लस सी लिखना चाहते हो तो प्लस सी
लिख लो, क्योंकि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसको मैंने जानबूझ के लास्ट में लिखा है। ठीक है, ये कट हो गया, अब ये भी आपस में कट हो सकता है, तो यहाँ पर 2 रह गया। तो बेसिकली हमारे पास आई की वैल्यू कितनी आई है, e2x/5 2 sin x माइनस यहाँ पर cos x प्लस c। ठीक है, अब देखो मैंने जानबूझ के प्लस सी लास्ट में लिखा, नहीं तो मुझे फिर यहाँ पर c के साथ भी 4/5 लिखना पड़ता, फिर उसको हम अलग से एक नेम देते। अब उससे बचने के लिए मैंने जस्ट जब मैं 4/5 5/4 को उधर ले गया तब मैंने प्लस सी लिख लिया, क्योंकि अल्टीमेटली है तो ये कांस्टेंट ही है ना। अब क्या करेंगे, पुट इन 1। अब इसको आप 1 में पुट कर लो। अब 1 कितना था हमारा, अब देखो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, तो y इंटू ई की पावर 2x। अब i की वैल्यू आपके सामने है, e2x/5 2 sin x माइनस cos x प्लस c। अब ये जो हमारा आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट है, बट अगर आपको इसको एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है तो उन्होंने क्या किया है कि इसको वो इधर लेके गए हैं, तो मैं भी लेके जाता हूँ। तो y इज इक्वल टू, अब एनसीईआरटी के आंसर से मैच इसलिए करना है ताकि हमें प्रूव दैट में दिक्कत ना आए। तो 2 sin x माइनस cos x, अब e2x इसके नीचे गया तो c के नीचे भी जाएगा, c/e की पावर 2x। अब ये आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं, तो मेरे पास मेरा फाइनल आंसर कितना आया, y इज इक्वल टू 1/5 2 sin x माइनस cos x प्लस c। अब e2x को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा माइनस। तो ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, कुछ भी मुश्किल नहीं था। सबसे पहले होमोजीनियस चेक किया, होमोजीनियस नहीं था क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, उसमें x/y और y/x नहीं था। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास गया, p और q को निकाला, इंटीग्रेट फैक्टर निकाला, मतलब कि अल्टीमेटली वैल्यूज़ को फिल किया और इंटीग्रेशन करना था। अब इंटीग्रेशन में स्पेशल टाइप थी, हमारी मैपिंग ने बताया कि ये इंटीग्रेशन में पार्ट से होगा, उसके अंदर स्पेशल टाइप थी। ई एक्स का साइन एक्स जब भी आए, ई एक्स का जब भी कॉस एक्स आए, वो एक स्पेशल टाइप होती है, उसका साइकिल कभी ख़त्म नहीं होता। इंटीग्रेट किया, कुछ माइनर एडजस्टमेंट्स की और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं, dy/dx प्लस 3y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x, और इसका भी हमें जनरल सोल्यूशन ही फाइंड करना है। अब आपको पता है सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, होमोजीनियस। अब इसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसका जो एंगल है वो x है, वो x/y या y/x की फॉर्म में नहीं है, तो क्लियरली ये होमोजीनियस नहीं है। अब उसके बाद फिर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास हम जाएंगे। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास 2 टाइप्स हैं। अब आपको पता है वो 2 टाइप्स कौन सी हैं, ये वाली। या तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल x में हो सकती है, डिपेंडेंट वेरिएबल y भी हो सकती है। अब मैं आपको हर एक क्वेश्चन में इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी में इस तरह से हैं कि वहाँ पर लिखा dy/dx क्या है, बट वो हो इस फॉर्म से सॉल्व हो रहा है। तो इसलिए आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए, मैं आपको सब कुछ पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर y है और dy/dx है। अब वैसे भी x जो है वो नॉन अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में है, तो क्लियरली ये वाली टाइप नहीं हो सकती, मतलब ये वाली टाइप ही होगी। तो इसको हम इसी से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कंपेयर इट विथ dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। वी गॉट, तो हमें क्या मिलेगा, p कितना आएगा, देखो y के साथ p है, y के साथ क्या है 3, और q के साथ क्या है, q क्या है हमारा e की पावर माइनस 2x। p कांस्टेंट है, q फंक्शन ऑफ x ओनली, बिल्कुल सही है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालना है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, वो कितना होता है e की पावर p dx, उसकी इंटीग्रेशन, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। नाउ e की पावर p dx, अब आपको पता है p कितना है हमारा 3 dx। अब 3 एक कांस्टेंट है तो उसको आप बाहर निकाल लो। अब 1 की इंटीग्रेशन आप सभी को पता है कितनी होती है x, तो 3x बन गया, प्लस c नहीं लिखेंगे, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ बेसिक्स वाली वीडियो में, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसलिए हम उसको यहाँ पर बार बार नहीं लिखते, सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। अब हमारी मैपिंग क्या कहती है कि जो हमारा सोल्यूशन है वो कैसे मिलेगा, इस फॉर्म में मिलेगा। तो वो मैं लिख देता हूँ, सब कुछ हमें आता है। तो वी गॉट solution of differential equation in the form
ऑफ वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स। अब आप सभी को पता है कि वाई आई एफ आपके सामने है e3x, क्यू था हमारा e की पावर -2x इंटू ई की आई एफ कितना है हमारा e की पावर 3x dx। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन हमारे बहुत इजी है, इसमें हमें कुछ भी खास नहीं करना। ठीक है, अब आपको पता है बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, -2x + 3x। आपको पता है बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो विच एम्प्लाइज y इंटू ई की पावर 3x। अब टू 3x - 2x कितना आएगा e की पावर x dx। अब e की पावर x की इंटीग्रेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ex ही होती है। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज y इंटू ई की पावर 3x e की पावर x प्लस c। अब ये जो हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, बट अगर आपको इसको NCERT के आंसर से एग्जैक्टली मैच करना है तो इस 3x को आप उधर ले जाओ, तो e की पावर x बाई e की पावर 3x प्लस c अपॉन e की पावर 3x। तो विच एम्प्लाइज, अब पावर्स अगर देखो बेस सेम है, डिवाइड में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में थे तो देखो मल्टीप्लाई में थे बेस तो ऐड हो गए, डिवाइड में है बेस तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब सेम वे से इसको भी ऊपर ले जाओ तो -3x। तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू x - 3x -2x e की पावर -2x प्लस c e की पावर -3x। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT से मैच करना। अब मैच करना क्यों जरूरी है, देखो मान लो आपने आंसर यहाँ पर छोड़ दिया, एक्यूरेट है, अगर आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन है कि प्रूव करो कि इसका आंसर इतना ही आना चाहिए, तो मुझे पता है कि माइनर एडजस्टमेंट्स करके मैं यहाँ पर पहुँच सकता हूँ और आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए, इसलिए मैं आपको हमेशा आंसर को मैच करवा देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात कर लेते हैं, dy/dx + y/x इज इक्वल टू x²। अब ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत इजी है। अब देखो सबसे पहले हमेशा की तरह होमोजीनियस, तो ध्यान से देखो ये होमोजीनियस नहीं है। इस जोन में 2 वेरिएबल हैं, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, तो डिफरेंट वेरिएबल हैं। अगर आपको यहाँ पर दिक्कत भी आ रही है तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो। तो अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो x², इसको आप उधर ले जाओ -y/x। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो x³ - y/x। इस जोन में 3 वेरिएबल है, इस जोन में 1, इस जोन में 1, तो क्लियरली ये होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि होमोजीनियस होने के लिए हर एक जोन में सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक है, अगर ये होमोजीनियस नहीं है तो हम किसके पास जाएंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास। अब यहाँ पर y है और यहाँ पर dy/dx है, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म से मैच कर रहा है। यहाँ पर वैसे भी x² है, तो ये सेकंड फॉर्म तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि सेकंड फॉर्म जो है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल x होता है। अब उसकी पावर 2 नहीं हो सकती, क्योंकि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इन डिपेंडेंट वेरिएबल x। ठीक है, तो इसलिए इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ, कंपेयर इट विद dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। ठीक है, वी गॉट, तो हमें क्या मिलेगा p, देखो y के साथ क्या है, p y के साथ क्या है 1/x और q क्या है हमारा x²। तो यहाँ से मैंने p और q दोनों की वैल्यू निकाल ली, ये भी फंक्शन ऑफ x ओनली है, ये भी फंक्शन ऑफ x ओनली है। अब ऐसा करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको पता हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है e p dx, उसकी इंटीग्रेशन, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो e की पावर p dx। ठीक है, अब आपको पता है p की वैल्यू कितनी थी हमारी 1/x। ठीक, अब 1/x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, आप सभी को पता है log mod x + c, बट हम मॉड नहीं लिखेंगे, मैं आपको बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ। देखो फिर से बता देता हूँ, अगर हम यहाँ पर log mod x + c लिखेंगे, पूरा इंटीग्रेशन लिखेंगे, तो ये बेसिकली ऐसा बन जाएगा। बेस सेम पावर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, e और log कैंसिल आउट, तो mod x EC, इसका प्लस माइनस x EC, ये कांस्टेंट है तो इसको मैं इसके साथ एडजस्ट कर दूंगा, और ये जो कांस्टेंट है ये अल्टीमेटली कट ही हो जाएगा। तो इसलिए हम कभी भी मॉडलेस नहीं लिखते इन क्वेश्चंस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। अब e और log इकट्ठे होंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ओनली x। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया कितना, x। अब जैसे ही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, हमारा सोल्यूशन कैसे आएगा, y × IF q × IF। तो मैं लिख देता हूँ, वी गॉट, अब आपको सारे स्टेप्स याद ही हो गए होंगे, वी गॉट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल
equation in the form of y into if q into if dx। ठीक है, तो करते हैं। y की वैल्यू कितनी है, y वैसे लिख लो, if की वैल्यू कितनी है x, q कितना है हमारा, आपको पता है q कितना है हमारा x स्क्वायर, if कितना है हमारा x dx। तो विच इम्प्लाइज y इंटू x क्यूब dx, बेस सेम पावर सेट। ठीक है, अब आपको पता है कि इसकी इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत इजी है, y इंटू एक्स इज इक्वल टू x4/4 प्लस c। अब ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अब ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच भी कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, फिर से वही कहानी। सबसे पहले अपने क्वेश्चन देखा, जब मैंने क्वेश्चन देखा तो उसको होमोजीनियस चेक किया। अब वो होमोजीनियस नहीं था क्योंकि इसके डिफरेंट जोन में डिफरेंट वेरिएबल्स थे। उसके बाद मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट टाइप के पास गया क्योंकि वहाँ पर एक्स स्क्वायर था, वो सेकेंड टाइप नहीं हो सकती थी। पी और क्यू की वैल्यूज़ को फाइंड किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया, सॉल्व किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की बात कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 10x। अब यहाँ पर लिखा गया कि x जो है वो π/2 और 0 के बीच में है, 0 भी हो सकता है। अब इसको मैं क्या बोलता हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब इसका कोई इतना खास काम नहीं है क्वेश्चन में, बट फिर भी मेरे को होता है कि मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करता चलूँ। अब देखो x जो है वो 0 या 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। अब अगर x अब देखो, आप ऐसा करो, टेबल को देखो, ये 10 का मतलब कि टेबल है। 10 0 पर 0 होता है, 30 पर 1/√3, 45 पे 1, 60 पे √3, 90 पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब ये अगर 10 90 मगर x 90 होगा तो ये इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इवन सीकेंट 90 भी कितना होता है, नॉट डिफाइंड। अब ये दोनों टर्म सीकेंट और tan नॉट डिफाइंड ना हो ताकि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन भी नॉट डिफाइंड ना हो, इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि x की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में है। 0 हो सकती है बट π/2 नहीं हो सकती। चलो, अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, होमोजीनियस। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और उसके अंदर x/y या y/x नहीं है, तो क्लियरली ये होमोजीनियस तो नहीं है। अब अगर ये होमोजीनियस नहीं है, उसके बाद हमारा काम क्या होता है कि ये हमें ये चेक करना होता है कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कोई टाइप हो सकती है। अब आपको पता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की 2 टाइप्स हैं। देखो मैंने आपको अच्छे समझाया था बेसिक्स वाली वीडियो में। ये डिपेंडेंट वेरिएबल x है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल इन y है। ठीक है, अब आपको पता है x में क्या होता है कि इस इक्वेशन में क्या, टाइप 2 में क्या होता है कि x और dx/dy। अब इसमें tan के अंदर x है, सीकेंट के अंदर x है, मतलब ये वाली टाइप नहीं हो सकती। मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स हमारे पास ये मतलब बच गया। तो y भी है, dy/dx भी है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में भी नहीं है। और कोई भी ऐसा नॉन अलजेब्रिक फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा नहीं है जो इन टर्म्स ऑफ y हो। तो इसको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो करते हैं, कंपेयर इट विद dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। ठीक है, वी गॉट। तो हमें क्या मिलेगा, अब आपको पता है y के साथ p है, y के साथ क्या है, सीकेंट x। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, सीकेंट x। अब सेम वे से q कितना आएगा हमारा, tan x। अब हमारे दोनों p और q फंक्शन ऑफ x ओनली, बिल्कुल सही लिखा है। अब इसके बाद हमारी जो मैपिंग है वो हमें क्या कहती है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर if e की पावर p dx। तो उसको करते हैं। ये सभी स्टेप्स हमें अच्छे से याद हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम क्या लिखते हैं, if शॉर्ट फॉर्म में। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, e की पावर p dx और उसकी इंटीग्रेशन। तो करते हैं, नाउ e की पावर p dx। अब आपको पता है p कितना है हमारा, सीकेंट x। अब सीकेंट x की डायरेक्ट मेरे पास इंटीग्रेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे आपको जिन्होंने फॉर्मूलास पढ़े इंटीग्रेशन को उनको पता है, लॉग मॉड सीकेंट x प्लस tan x प्लस c। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लॉग मॉड नहीं लिखेंगे, सीकेंट x प्लस tan x, ना ही हम c लिखेंगे। आपको पता है कि इसका जो मॉडुलस का जो साइन, देखो e और log तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास कितना आएगा, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, सीकेंट x प्लस tan x। अब यहाँ पर अगर हम मॉडुलस डालता तो साथ में लिखता प्लस c। अब उसका जो मॉडुलस का जो प्लस माइनस
होता है उसको मैं कांस्टेंट के साथ एडजस्ट कर दूंगा और वो कांस्टेंट अल्टीमेटली कट ही हो जाता है। और मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से बताया था कि कभी भी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ना तो c लिखते हैं और ना ही लॉग के साथ मॉडुलस। ठीक है, तो अब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया हमारा, सीकेंट एक्स प्लस tan x। इसलिए बोलता हूँ कि हमेशा बेसिक्स वाली वीडियो आप ध्यान से देखा करो और उनमें बेसिक्स जो हैं वो क्लियर रखा करो। अब IF हो गया हमारा। अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है, वी गॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो उसको करना है, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है कि हमारी मैपिंग क्या कहती है कि वी गॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ, उसकी इंटीग्रेशन। अब y को वैसे लिख लो, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हमारी वैल्यू कितनी थी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हमारी वैल्यू थी सीकेंट एक्स प्लस tan x। ये लास्ट पेज पे आप चेक कर सकते हो, हमने इतनी ही कैलकुलेट की थी, ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्यू कितना था हमारा tan x, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, मतलब सीकेंट एक्स प्लस tan x से। ठीक, अब देखो इसको तो सॉल्व करना बहुत, मतलब इसको तो हमें सॉल्व करना ही नहीं है, इसको तो हमें एज इट इज़ ही लिखना है। ठीक, हमेशा प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी जब हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा। अब क्योंकि ज़्यादा टर्म्स हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, सीकेंट एक्स tan x प्लस tan को tan से किया तो tan स्क्वायर एक्स dx। तो बीच में प्लस है, दो टर्म्स है तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि एज सच तो हमें इनकी इंटीग्रेशन नहीं पता। तो इज इक्वल टू सीकेंट एक्स tan x dx प्लस tan स्क्वायर एक्स dx। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, सीकेंट एक्स प्लस tan x। अब देखो सीकेंट एक्स tan x की डायरेक्ट मेरे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, क्योंकि सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स tan x। तो सीकेंट एक्स tan x की इंटीग्रेशन कितनी होगी, सीकेंट x। तो यहाँ पर तो मुझे कोई प्रॉब्लम आई नहीं। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी आपको। अब इसको फिर से मैपिंग से जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखो ये नॉन अलजेब्रिक है तो एंगल चेक करेंगे, एंगल कितना है x, मतलब इसको हम t सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, लीनियर फंक्शन ही, मतलब लीनियर फंक्शन है, बट tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन मुझे नहीं आती। देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। अब ये अकेला फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव कैसे चेक करूँगा, और ना ही हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के पास जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंगल फंक्शन ही है। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है, उसकी हेल्प लेंगे। अब मैं इसको लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ। आपको पता है हमने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो विच एम्प्लाइज tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, तो इसको करते हैं। तो इसको फिर से वैसे लिख लो, y इंटू सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स प्लस, अब तो सेपरेट कर लो, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। अब इन दोनों की इंटीग्रेशन मुझे आती है, तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। बस ऑलमोस्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। तो सीकेंट एक्स प्लस, अब सीकेंट स्क्वायर, tan का डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी होगी, tan x। ठीक है, अब 1 की इंटीग्रेशन x, अब यहाँ पर लिख दो आप प्लस c। अब देखो ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एक्यूरेट है और ये NCERT से परफेक्टली मैच भी कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इसको देखो, सबसे पहले वही सेम कहानी है, होमोजीनियस चेक किया, होमोजीनियस नहीं था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट टाइप थी, मैच किया p और q की वैल्यू, इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन भी बहुत इजी थी, जस्ट हम यहाँ पर फंस रहे थे, तो यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी हेल्प ली। अब ये क्वेश्चन भी हमने इंटीग्रेशन में एज इट इज़ किया हुआ, ये क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन में भी 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से अगर आप करोगे, देखो आपकी इंटीग्रेशन की भी प्रैक्टिस हो रही है और डिफरेंशियल इक्वेशन की तो हो ही रही है। तो इसलिए अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस को करोगे ना इंटीग्रेशन से लिंक करके, तो आपको क्वेश्चंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको मैथ्स करने में मतलब अच्छा भी लगेगा, मतलब मन को सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हमें कुछ आता है, और एक मोटिवेशन भी मिलती है कि यस हमें कुछ आता है और हमें आगे कुछ करना भी है। तो इसलिए अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको मैथ्स में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की बात कर लेते हैं। cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan x। अब यहाँ पर फिर से ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो लास्ट क्वेश्चन में भी थी कि x की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में है। 0 हो सकती है पर π/2 नहीं हो सकती। अब उसके पीछे की कहानी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर tan, देखो x की वैल्यू
अगर x की वैल्यू 90 होगी तो tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, बाकी किसी भी जगह पर ये नॉट डिफाइंड नहीं होता। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी नॉट डिफाइंड ना हो, इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि x की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में है। 0 हो सकती है बट π/2 नहीं हो सकती। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा काम क्या होता है कि क्या ये होमोजीनियस है। अब क्लियरली इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ऊपर से इसमें x/y या y/x भी नहीं है, तो ये होमोजीनियस तो नहीं है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास जाएंगे। अब यहाँ पर x है, tan के अंदर x है, cos के अंदर x है, मतलब ये सेकंड टाइप तो नहीं हो सकती, मतलब ये हमारी ये वाली टाइप हो सकती है, क्योंकि इस टाइप में डिपेंडेंट वेरिएबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आ गया। अब y या dy/dx है, ये आपस में मल्टीप्लाई में भी नहीं है, और कोई भी ऐसा फंक्शन नॉन अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है जो इन टर्म्स ऑफ y हो। तो मतलब इसको मैं इससे कंपेयर कर सकता हूँ। अब उसको कंपेयर करने से पहले इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय cos स्क्वायर x। अब आप में इससे पूछ सकते हो कि cos स्क्वायर x से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि आपको पता है हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ इस तरह से होती है, dy/dx क्या है, कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए जो उसके आगे था मैंने उससे डिवाइड कर दिया। तो करते हैं cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x dy/dx प्लस y बाय cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan x बाय cos स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं ये आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, तो कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर इट विद dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। अगर हम कंपेयर करेंगे तो वी गॉट, तो हमें p की वैल्यू कितनी मिलेगी, y के साथ p है, y के साथ क्या है 1/cos स्क्वायर x। अब q कितना है हमारा tan x बाय cos स्क्वायर x, और ये दोनों फंक्शन ऑफ x ओनली हैं, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब इसके बाद हमारी मैपिंग क्या कहती है, इसके बाद हमारी मैपिंग कहती है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो मतलब I.F। तो अब आपको पता ही है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है pdx, उसकी इंटीग्रेशन। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। नाउ e की पावर pdx, नाउ p की वैल्यू कितनी है 1/cos स्क्वायर x dx। अब आप सभी को पता है कि हमें 1/cos स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं आती, बट यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1/sec थीटा। तो मैं वही यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर sec स्क्वायर x dx, और इसकी मेरे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। आपको पता है tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x। तो प्लस सी में हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ बेसिक्स वाली वीडियो में। तो यानी कि मेरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई e की पावर tan x। अब जैसे ही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, उसके बाद हमारी मैपिंग कहती है कि वी गॉट सोल्यूशन ऑफ इन दी, मतलब जो सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन इन दी फॉर्म ऑफ दिस। तो वो लिख देता हूँ, वी गॉट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन दी फॉर्म ऑफ y इंटू IF इज इक्वल टू Q इंटू IF dx। ठीक है, तो करते हैं। अब आपको पता है y को वैसे ही लिख लो, IF की वैल्यू आपके सामने है e की पावर tan x इज इक्वल टू, अब Q आपके सामने है tan x बाय cos स्क्वायर x, IF की वैल्यू e की पावर tan x dx। अब कुछ बच्चे तो इस इंटीग्रेशन को देख के थोड़ा सा घबरा जाएंगे कि काफ़ी बड़ी इंटीग्रेशन है, बट जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन मेरे से पढ़ी है उनको पता है कि हम इसको किसी ना किसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम अपनी मैपिंग के पास जाएंगे, और ये एक नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी है और एक्सपोनेंशियल भी है। अब क्या चेक करेंगे, एंगल x
और tan x। e का एंगल कितना है tan x, और एक लीनियर फंक्शन नहीं है तो इसको हम t पुट करेंगे और इंटीग्रेबल कर देंगे। अब इसको t पुट करने से क्या होगा, देखो इसको t पुट करने से क्या होगा, ऐसा करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट। हमें मैपिंग ने बताया, देखो मैपिंग ने डायरेक्टली बता दिया कि इसको t पुट कर दो। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो मुझे tan का डेरिवेटिव करना है और मुझे डेरिवेटिव करना है t का। अब tan का डेरिवेटिव आप सभी को पता है, सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई dx। तो सीकेंट स्क्वायर x dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, हमारे क्वेश्चन में तो सीकेंट स्क्वायर है ही नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ पर भी हमने कॉस को सीकेंट में कन्वर्ट किया था, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको पता हम यहाँ पर पहुँच गए थे। अब कॉस को मैं लिख सकता हूँ 1/सीकेंट, तो सीकेंट 1/कॉस को क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट। तो यहाँ पर पहले मैं चेंज कर देता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए, ठीक है, ताकि आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब tan x मैं जानबूझ के ना इसको थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ, e की पावर tan x। अब 1/cos स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर x dx। अब इसको मैंने ऐसे जानबूझ के लिखा है क्योंकि सीकेंट स्क्वायर x dx की वैल्यू मेरे पास है। सीकेंट देखो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, आल्सो हमने tan x को क्या फिल किया था, t। आल्सो हमने tan x को क्या फिल किया था, t, जो हमारी मैपिंग ने हमें बताया था। तो इसको नहीं हमें करना है, इंटीग्रेशन में जस्ट हमें करना है, ठीक है। तो e की पावर tan x, अब tan की जगह पर t, e की पावर t। अब सीकेंट स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी है, dt। तो देख लो हमारा पूरा फंक्शन x से t में कन्वर्ट हो गया। अब काफ़ी टर्म्स कम हो गई हैं, अब लगता है कि ये हमारी रेंज में है। अब देखो, अब इसमें हम क्या देखेंगे, अब देखो फिर से वही मैपिंग देखो। मैपिंग क्या कहती है कि ये नॉन अलजेब्रिक है, तो एंगल चेक करो। एंगल इसका t है, लीनियर फंक्शन है, बट इसकी अभी तक इंटीग्रेशन तो नहीं हो रही है। अब उसके बाद एंड वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। इसका डेरिवेटिव ये नहीं बन रहा, इसका डेरिवेटिव ये नहीं बन रहा। तो अगर डेरिवेटिव से भी हमारी बात नहीं बन रही, देन वी गो फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के पास हम जाएंगे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको पता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये जो है ये अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल। और आपको पता है कि a पहले, आइलेट में a पहले आता है, e बाद में। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं। तो बस इंटीग्रेशन का लेवल अगर आपका अच्छा है ना, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और जो मैंने आपको बताया यहाँ पर जस्ट हमारी एक हिसाब से इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस ही हो रही है। अब यहाँ पर मैंने गलती से डाल दिया, तो इसको करेक्ट कर देता हूँ। अब आपको पता है ये फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज़। मुझे इंटीग्रेशन करनी है ई टी की माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन करनी है मुझे सेकंड फंक्शन की, और फिर लास्ट में होल की इंटीग्रेशन। तो करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ईजी है। देखो मैपिंग से हमारा काम जो है वो बहुत ईजी हो जाता है। अब ई टी की इंटीग्रेशन आपको पता ही है, ई टी माइनस इसका डेरिवेटिव 1, ई टी की इंटीग्रेशन अगेन ई टी dt। तो विच इम्प्लाइज y इंटू ई की पावर tan x t ई टी। अब 1 इंटू ई टी कितना आएगा, ई टी आएगा, और ई टी की अगेन इंटीग्रेशन हमें आती है। तो y इंटू ई की पावर tan x इज इक्वल टू t ई टी माइनस ई टी की इंटीग्रेशन ई टी, यहाँ पर लिख दो प्लस c। अब वापस से t से हम x में जाने की कोशिश करेंगे। अब आपको पता है कि t कितना था हमारा, tan x, बिकॉज t इज इक्वल टू tan x। तो tan x में वापस से जाने की कोशिश करते हैं, y इंटू ई की पावर tan x इज इक्वल टू ई टी की जगह पर tan x प्लस c। अब ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बट अभी हमारा आंसर एनसीईआरटी से मैच करने के लिए, ताकि हमें प्रूफ दैट में दिक्कत ना आए, इसको आप नीचे ले जाओ। tan x ई की पावर tan x होल डिवाइड बाय ई की पावर tan x माइनस ई की पावर tan x डिवाइड बाय ई की पावर tan x प्लस c, इसके डिवाइड में भी ई की पावर tan x। अब जहाँ पर कट हो रहे हैं कट कर दो, जैसे ये और ये और ये कट हो गए। तो हमारे पास कितना आ गया, y इज इक्वल टू tan x
माइनस सब कुछ कट हो गया तो -1 प्लस सी, अगर इसको मैं ऊपर लेके जाऊँ e की पावर -10x। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी सेम वही कहानी, होमोजीनियस से स्टार्ट किया, पहले देखा कि होमोजीनियस नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट टाइप है, सॉल्व किया, पी और क्यू की वैल्यू को निकाला। अब यहाँ पर जस्ट दिक्कत ये थी कि यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रेशन थी वो काफ़ी बड़ी थी, tan x cos स्क्वायर x और e की पावर tan x। मुझे मैपिंग ने बताया कि ये नॉन अलजेब्रिक है और इसके एंगल में ये नहीं आ सकता, मैंने इसको टी पुट किया, डेरिवेटिव किया और सब्स्टिट्यूशन लगा दी, अब ये बन गया। फिर से मैपिंग ने हमें बताया कि इसको इंटीग्रेशन पार्ट से करना है, वो लगाया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात कर लेते हैं। x dy/dx + 2y = x² log x। अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखो आपको पता है 1 से लेकर 12 तक जितने भी क्वेश्चन हैं हमें जनरल सोल्यूशन ही फाइंड करना है। अब हमें हमेशा इसको वैसे ही करना है जिस तरह से हम इसको एग्ज़ाम्स में करेंगे। अब मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आपकी एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा dy/dx होगा, बट एक्चुअल में वो dx/dy से होगा। तो इसलिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि मुझे आपको वहाँ पर जाके ये ना बताना पड़े कि इसको हम ऐसे करेंगे। तब आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर इसको आपको कैसे पता, आप टीचर हो, आपको तो पता है, हमें कैसे पता लगेगा। इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन को उसी तरह से करवा रहा हूँ। सबसे पहले होमोजीनियस। अब क्लियरली यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन है और उसके अंदर x/y या y/x नहीं है, तो ये होमोजीनियस नहीं है। अगर ये होमोजीनियस नहीं है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की दोनों टाइप्स के पास हम जा सकते हैं। अब लॉग के अंदर x है और x² भी है, मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की सेकंड टाइप नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके पास जाएंगे y और dy/dx हैं, दो टर्म्स ही हैं, दो ही होनी चाहिए, ना प्रोडक्ट है इनकी और ना ही नॉन अलजेब्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल, मतलब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। और कंपेयर करने से पहले आपको पता है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे हम। यहाँ पर x है, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो कैसे रिमूव करेंगे? डिवाइड बोथ साइड्स बाय x। तो कर दो डिवाइड, x/x dy/dx + 2y/x = x² log x/x। अब कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, ये होनी भी चाहिए क्यों, तभी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। ये भी कर दो, तो हमारे पास कितना बच गया? dy/dx + 2/x/x log x। अब इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ, तो कंपेयर इट विद dy/dx + py = q। तो देखो ध्यान से, y के साथ क्या है? p। y के साथ क्या है? 2/x। तो p की वैल्यू कितनी आई? 2/x। अब q कितना है हमारा? x log x। दोनों फंक्शन ऑफ x ओनली, मतलब मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब इसके बाद हमारी मैपिंग कहती है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो, तो वो भी निकाल देते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब IF। तो e की पावर आपको पता है e की पावर pdx, तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ e की पावर pdx, अब p कितना हमारा? 2/x dx। अब 2 को बाहर निकाल लो, अंदर कितना रह गया? 1/x dx। अब 1/x की इंटीग्रेशन आपको पता है लॉग, मॉड नहीं लिखेंगे, लॉग x, ना ही हम c लिखेंगे। आपको पता है उसका प्लस माइनस और कांस्टेंट दोनों ही एडजस्ट हो जाते हैं, दोनों ही कट हो जाते हैं, इसलिए हम नहीं लिखते। मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया होगा। अब e और लॉग को हमें कैंसिल आउट करना है, बट बीच में 2 आ रहा है, तो यहाँ पर हम एक लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब वो लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी है वो भी मैं यहाँ मैंशन कर देता हूँ। लॉग x की पावर m = m log x। मतलब अगर m आगे पावर है तो उसको मैं x की पावर में लिख सकता हूँ, तो विच एम्प्लाइज इसको मैं लिख सकता हूँ e log x²। e और log को आपस में कैंसिल आउट करने के लिए हमें उसमें बीच में से जो भी होता है उसको हटाना पड़ता है, तो हमारे पास कितना आ गया? x²। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया? x²। अब जैसे ही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, उसके बाद हमारी फिर से वही लाइन, वी गॉट द सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो वो लिख देते हैं। वी गॉट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
in the form of y into if q into if dx। तो करते हैं, तो देखो y को लिखो, if आपके सामने है एक्स स्क्वायर, q कितना है हमारा x log x, if कितना है एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करना है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि x और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएंगे एक्स क्यूब लॉग x। अब यहाँ पर आके रुक जाओ, अब हमारी मैपिंग के पास जाओ कि बताओ हमें क्या करना है। और मैपिंग ने हमें बताया कि इसका ये नॉन अलजेब्रिक क्योंकि लॉग है, एंगल चेक करो, x लीनियर फंक्शन है बट इंटीग्रेबल नहीं हो रहा। डेरिवेटिव के पास जाओ, लॉग का डेरिवेटिव 1/x, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, वो नहीं बन रहा, देन वी गो फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारा क्या कहता है कि ये अलजेब्रिक है, ये लॉगरिथमिक है। और आइलेट में देखो, आइलेट में L पहले आता है, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो ये हमें किसने बताया, आइलेट ने। तो करते हैं, तो विच एम्प्लाइज y इंटू एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिख लो log x को, और x क्यूब को बाद में, ठीक है। तो इंटीग्रेट करते हैं, बहुत इजी है, हमारी मैपिंग ने हमें बता ही दिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मुझे इंटीग्रेशन करनी है एक्स क्यूब की माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x, मुझे इंटीग्रेशन करनी है एक्स क्यूब की, और फिर होल की इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम थी, मैंने थोड़ा टाइट लिखा है, देखो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर होल की इंटीग्रेशन। तो करते हैं y इंटू एक्स स्क्वायर log x, अब इसकी इंटीग्रेशन आपको पता ही है x4/4 माइनस log x का डेरिवेटिव कितना होता है। अब आपको फिर से मैं वही तरीके से बताऊंगा, log एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होता है, वैसे मुझे पता है इसकी 1/x ही आएगी, बट मैंने आपके लिए बताया कि इसको हमेशा आपने ऐसे करना है अपने मन में, ठीक है। इसकी x4/4 dx, ठीक। अब ऐसे क्यों करना है, क्योंकि अगर यहाँ पर log 2x होता 3x होता तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कभी भी, ठीक। तो ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको पता हम यहाँ पर पहुँच गए, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। y इंटू एक्स स्क्वायर log x इंटू एक्स की पावर 4/4, इस 1/4 को आप बाहर निकाल लो और इस x को आप यहाँ पर कट कर दो, तो कितना आएगा अंदर एक्स क्यूब dx। अब इसकी इंटीग्रेशन मेरे लिए बहुत ईजी है, तो log x इंटू एक्स 4/4 माइनस 1/4, इसकी इंटीग्रेशन x4/4 यहाँ पर प्लस c। अब ये जो हमारा आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट है, बट अगर आपको फिर से इसको NCERT के आंसर से मैच करना है ताकि हमें प्रूव दैट में दिक्कत ना आए, तो ऐसा करो, इस एक्स स्क्वायर को आप नीचे ले जाओ, 4x स्क्वायर, 4 4 16, x की पावर 4/x स्क्वायर प्लस c/x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कट कर दो, यहाँ पर इसको कट कर दो, तो कितना आएगा, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x/4 माइनस 1/16 x स्क्वायर प्लस c, इसको आप लिख लो x की पावर -2। अभी भी ये परफेक्टली मैच नहीं कर रहा, तो ऐसा करो, यहाँ से x स्क्वायर को कॉमन ले लो, और NCERT ने यहाँ पर 16 को भी कॉमन लिया है। तो अगर 16 को कॉमन लिया, x स्क्वायर बाहर है, तो यहाँ पर 4 log x रह गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, x स्क्वायर log x, 4 4 16, तो ठीक है, मैंने सही लिखा है, माइनस 1/16 बाहर है, x स्क्वायर बाहर है, यहाँ पर 1 प्लस c इंटू एक्स की पावर -2। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है। अब मेरे हिसाब से कुछ बुक्स में ना यहाँ मॉडल्स लिखा गया, मॉडल्स यहाँ पर नहीं आ सकता, मैंने आपको बता ही दिया, मॉडल्स आने का यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है, वो गलत है, वो मिस प्रिंट है। अब देखो ये हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा, सर हमें कैसे पता लगेगा हमें 16 ही बाहर निकालना है। देखो मैं आपको पहले बहुत बार बोल चुका हूँ कि अगर देखो आपका आंसर यहाँ पर छोड़ दो, अगर आपको लगता है कि आपकी एग्जाम्स में क्वेश्चन है कि इसको प्रूव करो कि इसका आंसर इतना है, तो मुझे दिख रहा है कि उन्होंने 16 को कॉमन लिया है, तो मैं इसको देख के अपना आंसर मोल्ड कर रहा हूँ। अब वैसे ही मैंने यहाँ पर किया, तो सेम वही कहानी,
क्वेश्चन देखा होमोजीनियस नहीं था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर किया, फर्स्ट टाइप से कंपेयर किया, मैच हो गया, पी और क्यू की वैल्यू को निकाला, इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटीग्रेट किया, मैपिंग ने हमारी हेल्प की और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया।